हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाऊंगी। चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही दिल्ली भारतीय राजनीति के केंद्र में रही है। 12वीं शताब्दी में तोमर और चौहान राजपूतों के समय में दिल्ली व्यापार वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण खास केंद्र थी। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत के विशाल विस्तार पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान और शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये शासक मूलभूत रूप से तुर्क और अफगान के मूल थे। इन 350 वर्ष दौरान दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का समावेश होता है। दिल्ली सल्तनत के साथ हम इस पाठ में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का भी अध्ययन करेंगे। इसमें बताया गया है कि पुराने समय से ही दिल्ली भारतीय राजनीति के केंद्र में रही है। 12वीं शताब्दी में तोमर और चौहान राजपूतों के समय में दिल्ली व्यापार वाणिज्य अर्थात व्यवसाय का एक खास केंद्र थी। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के समय में उत्तर भारत के बहुत बड़े विस्तार पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान और शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये शासक मूल रूप से तुर्क और अफगान के मूल निवासी थे। इन 325 साल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश का समावेश होता है। दिल्ली सल्तनत के साथ हम इस पाठ में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का भी अध्ययन करेंगे, अर्थात उसके विषय में जानकारी लेंगे। आगे है दिल्ली सल्तनत के शासक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश, इसका राज्य था शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने निर्णायक यानी जो अंतिम निर्णय हो ऐसे विजय प्राप्त करके दिल्ली में सल्तनत की सत्ता की नींव डाली, यानी वहाँ से सल्तनत की शासन का शुरुआत हुआ। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। 1206 ईस्वी में मात्र 5 वर्ष के अपने शासनकाल में उसने सल्तनत सत्ता को बनाए रखने का प्रयत्न किया। 1210 ईस्वी में पोलो के खेल में घोड़े पर से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। उसने सल्तनत सत्ता को सर्वोपरि बनाने के लिए उच्च कोटि का बनाने के लिए चेहलगान यानी 4 गान की स्थापना की, अर्थात 40 तुर्क अमीरों के दल की रचना की। उसने राजधानी का स्थानांतरण लाहौर से दिल्ली किया। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक स्थापक माना जाता है। अपने एक भी पुत्र को सुल्तान बनाने के योग्य न समझकर इल्तुतमिश ने अपनी काबिल पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गुलाम वंश के बारे में यहाँ बताया गया है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने निर्णायक विजय यानी जीत प्राप्त करके दिल्ली में सल्तनत की सत्ता का शुरुआत किया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम यानी सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना 1206 ईस्वी में। मात्र 5 साल के अपने शासन के समय में उसने सल्तनत सत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया। 1210 ईस्वी में पोलो के खेल में घोड़े पर से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। उसने सल्तनत सत्ता को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए चहलगान यानी 4 गान की स्थापना की। उसका मतलब था 40 तुर्क अमीरों के दल का निर्माण। उसने राजधानी को बदल करके स्थानांतरण का मतलब होता है स्थानांतरण का मतलब परिवर्तन करके लाहौर से दिल्ली किया।
इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक स्थापक माना जाता है। अपने एक भी पुत्र को सुल्तान बनाने के काबिल न समझकर इल्तुतमिश ने अपनी काबिल यानी योग्य पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु के थोड़े समय बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक थी। उस समय के इतिहासकार मिन्हाज सिराज भी मानते हैं कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक काबिल और सक्षम थी यानी योग्य थी। फिर भी एक महिला शासनकर्ता के रूप में मान्यता मिलना मुश्किल था। दरबारी भी उसे स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अमीरों की सत्ता लालसा और निरंतर चलने वाले विद्रोह ने उसके शासन का अंत कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद 6 वर्ष तक राज्य में अराजकता का माहौल रहा। अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। 21 वर्ष के उसके शासनकाल के बाद उसकी मृत्यु होने से गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। उसने चहलगान दल का नाश करके शासन तंत्र पर से अमीरों के प्रभाव को कम किया। उसने राजा के पद को अधिक मजबूत बनाया। बलबन साहित्य और कला का पोषक था यानी उसको बढ़ावा देने वाला था। 22 वर्ष के उसके शासन के थोड़े समय बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। आगे गुलाम वंश के बारे में बताया गया है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के थोड़े दिन बाद ही उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी। उस समय के इतिहासकार मिन्हाज सिराज भी ये बात मानते थे कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक काबिल और योग्य थी। फिर भी एक महिला शासनकर्ता यानी एक महिला शासन करे राज्य पर उसके रूप में शासनकर्ता के रूप में मान्यता मिलना बहुत कठिन था। दरबारी भी उसे स्वतंत्र शासक के रूप में मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थे। अमीरों की सत्ता लालसा यानी सत्ता पाने की लालच और निरंतर अर्थात लगातार चलने वाले विद्रोहों ने उसके शासन का अंत कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद 6 वर्ष तक राज्य में अराजकता यानी मार काट का लड़ाई झगड़े का वातावरण रहा। अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। 21 वर्ष के उसके शासन के समय के बाद उसकी मृत्यु होने से गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन बलबन ने चहलगान दल का नाश करके शासन तंत्र पर अमीरों के असर को कम किया। उसने राजा के पद को अधिक मजबूत शक्तिशाली बनाया। बलबन साहित्य और कला का पोषक था यानी उसको बढ़ावा देने वाला था। 22 वर्ष के उसके शासन के थोड़े समय बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। आगे पढ़ेंगे। खिलजी वंश इसका शासनकाल था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी से खिलजी वंश की शासन की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन के 6 वर्ष के शासन के बाद दिल्ली की गद्दी पर महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन आया। उसने उत्तर भारत, गुजरात और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार किया। दिल्ली में अस्थायी सेना की शुरुआत की। उसने सेना के घोड़ों और सैनिकों की विशिष्ट पहचान के लिए दाग और चेहरा पद्धति की शुरुआत की। इसके उपरांत भाव नियमन, बाजार नियंत्रण, संघखोरी नियमन जैसे प्रशासनिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद राज्य में अराजकता का वातावरण रहा। खिलजी वंश का अंत करके दिल्ली की गद्दी से तुगलक शासन की शुरुआत करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। खिलजी वंश के बारे में यहाँ बताया गया है कि खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच था। जलालुद्दीन खिलजी से खिलजी वंश के शासन का आरंभ हुआ था। जलालुद्दीन के 6 वर्ष के शासन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बहुत कुछ हासिल करने वाले, महत्वाकांक्षी का मतलब होता है बहुत कुछ पाने वाला, चाहने वाला, सुल्तान अलाउद्दीन आया। उसने उत्तर भारत, गुजरात और दक्षिण भारत पर जीत हासिल करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया। दिल्ली में अस्थायी सेना की शुरुआत की। उसने सेना के घोड़ों और सैनिकों की खास पहचान के लिए दाग और चेहरा पद्धति यानी तरीके की शुरुआत की।
इसके अलावा उसने भाव में नियम बनाया, बाजार पर नियंत्रण, संग्रहखोरी जो एकत्रित करके सामान रखते थे उस पर नियम बनाया, जैसे अनेक प्रशासनिक यानी प्रशासन में सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद राज्य में अराजकता यानी लड़ाई झगड़े का माहौल फैल गया। खिलजी वंश का अंत करके दिल्ली की गद्दी से तुगलक शासन की शुरुआत करने वाले गयासुद्दीन तुगलक आया। आगे इतना जानिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हुए थे, जिन्होंने किरातुल सदायन, आशिका नूह जैसी प्रसिद्ध प्रख्यात साहित्यिक कृतियों की रचना की थी, उसको लिखा था। आगे हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। इसके बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश दौरान मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली सुल्तान हुआ। उसने अपने समय में कई योजनाएं लागू की, जिसमें दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण, प्रतीक मुद्रा प्रयोग आदि योजनाओं का समावेश होता है। परंतु अधिकांश योजनाएं व्यवहारिकता के अभाव तथा क्रमबद्ध और आयोजनबद्ध कार्यान्वयन के अभाव के कारण निष्फल गई। अतः इतिहास में ये योजनाएं तरंगी योजना के नाम से जानी जाती है। मुगल तुगलक के समय में अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी से 99 ईस्वी तक, जिससे सत्ता की नींव हिल गई और तुगलक सत्ता मर्यादित बनी अर्थात सीमित बनी। तुगलक वंश के बारे में यहाँ बताया गया है कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक उनका शासनकाल था। तुगलक वंश के समय मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली यानी प्रतिभावान सुल्तान हुआ। उसने अपने समय में कई योजनाएं लागू की, जिसमें दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा प्रयोग आदि आयोजन का समावेश होता है। लेकिन ज़्यादातर योजनाएं अच्छे व्यवहार की कमी के कारण, क्रमबद्ध से न आने के कारण, प्रबंध के अनुसार कार्य की कमी के कारण असफल गई। अतः इतिहास में ये योजनाएं तरंगी योजना के नाम से जानी जाती है। मोहम्मद तुगलक के समय में अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया 1398 से 99 ईस्वी तक, जिससे सत्ता की नींव हिल गई, डगमगा गई और तुगलक सत्ता सीमित हो गई, मर्यादित हो गई। आगे पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी और लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश के शासन के अंत के बाद खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश के बाद बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोधी सल्तनत का प्रथम अफगान शासक था। लोधी वंश का अंतिम बादशाह इब्राहिम लोधी था। 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी पराजय हुई और सल्तनत युग का अंत हुआ। इसी के साथ मुगल शासन की शुरुआत हुई। सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में यहाँ बताया गया कि सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 था और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। तुगलक वंश के शासन के अंत के बाद खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। सैयद वंश के बाद बहलोल लोधी ने लोधी वंश का शुरुआत किया, उसकी स्थापना की। बहलोल लोधी सल्तनत के प्रथम अफगान शासक थे अर्थात राजा थे। लोधी वंश का अंतिम बादशाह इब्राहिम लोधी था। 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में उनकी पराजय हुई और सल्तनत युग का अंत हो गया। इसी के साथ मुगल शासन की शुरुआत हुई, आरंभ हुई। आगे पढ़ते हैं। आगे है राज्य व्यवस्था। उन लोगों के समय में राज्य की व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत भारत में राज्य शासन व्यवस्था की दृष्टि से विशिष्ट थी, खास थी।
दिल्ली सल्तनत शासन के केंद्र में सुल्तान था। सुल्तान की सत्ता सर्वोपरि यानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, जो सर्वोच्च सेनापति, कार्यकारिणी का सर्वोच्च प्रमुख और सर्वोपरि न्यायाधीश भी था। सुल्तान को मदद करने के लिए एक मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल के मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। सल्तनत शासन व्यवस्था केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय इस तरह 3 विभागों में विभाजित थी। राज्य व्यवस्था के बारे में यहाँ बताया गया है कि 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत भारत में राज्य शासन की व्यवस्था के नज़रिए से खास थी। दिल्ली सल्तनत शासन के केंद्र में सुल्तान था। सुल्तान की सत्ता यानी शासन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, जो सर्वोच्च सेनापति, कार्यकारिणी का सर्वोच्च प्रमुख और सर्वोपरि न्यायाधीश भी था। सुल्तान को सहायता करने के लिए एक मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल के मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान खुद करता था। सल्तनत शासन व्यवस्था केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय इस 3 तरह के विभागों में बांटा गया था। आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे के वीडियो पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।